हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर स्वागत है। मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में यह समझना पड़ेगा कि रेशियो क्या होता है, ठीक है, और प्रपोर्शन क्या होता है, तब जाके हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रेशियो की, कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा ये बता देता हूं कि रेशियो में हम क्या करते हैं, दो चीजों को, दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक है राम, ठीक है, और एक है श्याम। राम के पास कितने रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल 30, और श्याम के पास कितने हैं, 40। ठीक है ना, तो मैं आपसे कह दूं कि मुझे बताओ कि राम और श्याम का रेशियो क्या है। ठीक है ना, तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये राम को हम आर से डिनोट कर रहे हैं और श्याम को एस से। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 30/40। इसे हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है ना, और रेशियो होता क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब आप सोच रहे होगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। मैंने राम की वैल्यू 30 है, श्याम की वैल्यू 40 है, लिख दिया। ठीक है ना, 30/40। तो अभी से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कटा, आया 3/4, और 3/4 को हम लिख सकते हैं 3/4। यही होता है हमारा रेशो। ठीक है ना, अब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों बोला, हम 30 और ये जो 30/40 लिखा था, हम इसे नहीं लिख सकते ऐसे 30/40। ठीक है ना, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे काटना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है ना, तो मैंने एक ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया रेशो का। और अगर नॉर्मल बताऊं तो बस इतना कहूंगा कि कोई भी वैल्यू अगर आपको मिल जाए, ऐसे लिखी है 4/5, ठीक है ना, आपको बताना है इसे रेशो में, तो आप लिख सकते हो 4/5। ठीक है, दूसरी चीज, अभी यहां पे देखो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मैं यहां लिख दूं अब 20 और 25 अगर, तो आपको फिर काटना पड़ेगा। और आई थिंक वो बताना जरूरी नहीं है अब, क्योंकि पहले की कई क्लासेस में मैंने सारी चीजें बताई हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे काटते हैं। ठीक है, 5 से दोनों कट रहे हैं, ऊपर नीचे एक ही टेबल से कटना चाहिए। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, कितना आया 4/5। अब हम इसे लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है, A/B अगर लिखा है उसे लिख दो A/B। ठीक है, और मैंने बताया कि रेशो हम कंपेयर, रेशो में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दो लोगों के पास जो जो रुपए हैं उनको कंपेयर कर लो कि किस रेशो में है, तो पता चल गया कि राम और श्याम है ना, राम और श्याम का रेशो कितना है, 3/4। जैसे देखो 3/4 को मैंने लिखा है 3/4, ऐसे ही R/S को भी लिख सकते हैं R/S। इससे हमें यह पता चलता है कि राम और श्याम का जो रेशो है वो कितना है, 3/4 है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि रेशो क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रपोर्शन की। चलिए देखते हैं प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन में क्या होता है, आपके पास दो रेशो होते हैं। ठीक है ना, मैं आपको देखिए ये बता देता हूं। अगर मैंने यहां पे लिख दिया A/B इक्वल C/D, सॉरी इंटू लिख दिया मैंने, रेशो, ये होता है प्रपोर्शन। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जो A/B है वो C/D के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब। और A/B जब C/D के बराबर होगा तभी वो कहलाएगा प्रपोर्शन। ठीक है, अदरवाइज वो प्रपोर्शन नहीं कहलाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लिख दिया मैंने 3/4 और इधर लिख दिया 12/16। ठीक है ना, अब क्या है, हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, पहले इसको आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए और इसको भी, है ना, लिख लिया। अब देखेंगे कि क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3/4
नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि अब वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, कटेगा नहीं। और यहां देखते हैं 12 और 16 ये सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 से देखिए दोनों जा रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। देखिए इधर भी 3/4 आ गया, इधर भी 3/4। अब हम चाहे तो इसे 3/4 लिख सकते हैं और इसे भी 3/4 लिख सकते हैं। बराबर दिख रहा है ना आपको, ये होता है प्रपोर्शन। ठीक है ना, प्रपोर्शन में होता क्या है, दो रेशो बराबर होने चाहिए, तब वो कहलाता है प्रपोर्शन। आई होप अब क्लियर होगा। इसमें एक और चीज जानने वाली है कि जो ये वैल्यूज, ये जो 4 और 12 है और ये जो 3 और 16 है, ठीक, यहां पे अगर बात करें तो ये जो B है और ये C है और ये जो A है और ये D है, इन्हें कुछ कहते हैं बेटा। देखिए, तो ये जो जिसमें मैंने टिक किया है A और D, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। किसे किसे एक्सट्रीम्स कहते हैं देख लीजिए, A को और D को। ठीक है ना, आई होप समझ जाएंगे आप। ये जो देख, एक्सट्रीम का मतलब ये होता है चरम सीमा, बाहर, कुछ ऐसा साउंड निकलता है। तो देखिए इधर पे आपको आउटसाइड क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और इधर आउटसाइड में क्या दिख रहा है, डी। तो ये जो ए और डी है वो क्या होगा, एक्सट्रीम्स होगा। ठीक है, और ये जो आपको बी और सी दिख रहा है, ये अंदर दिख रहे हैं, है ना, इसके अंदर, इधर इसके अंदर। तो ये जो बी और सी होंगे, इन्हें हम कहेंगे मीन्स। ठीक है ना, ये कुछ काम का नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। और एक और चीज की बात कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने यहां पे लिखा ना प्रपोर्शन, देखिए 3/4 इक्वल 3/4। तो एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं कि एक्सट्रीम्स बराबर मीन्स होता है। ठीक है, एक्सट्रीम्स बराबर क्या होता है, मीन्स होता है। ये इक्वल का साइन है। हाँ, कैसे, मैंने आपको बताया एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स ए और डी। ए और डी का मतलब है ये जो इधर आउटसाइड में दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये देखिए 3 इधर है और ये 4 इधर है, आप इसका इंटू करिए, 3 × 4। ठीक है, इधर देखिए मीन्स में, देखिए क्या मीन्स क्या होते हैं, बी और सी। बी और सी का मतलब है ये जो अंदर अंदर होते हैं। तो इधर अंदर अंदर कौन है, 4 और 3, इनका इंटू करिए, ये देखिए बराबर आएंगे। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सट्रीम्स इक्वल क्या होता है, मीन्स होता है। ओके, और देखिए मैंने यहां पे प्रोडक्ट किया है एक्सट्रीम्स का, है ना, तो हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी प्रपोर्शन के अंदर दो चीजें जाननी है हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बच्चे जानते हैं, बस मुझे बताना है कि इसे हम ये कहते हैं और इसे ये कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। इन सारी बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जाएगी तो आप मेरे वीडियो को एक से ज्यादा बार देखिएगा। ठीक है, 1 बार 2 बार, जब तक क्लियर नहीं हो जाता। बाकी फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा। मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूं। चलिए, अब देखिए हमने प्रपोर्शन पढ़ लिया। प्रपोर्शन के अंदर हमें दो चीजें और जाननी है। प्रपोर्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को ही कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन भी। ठीक, एक एक एग्जांपल लेंगे और क्लियर करेंगे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और
इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, ये दोनों एक ही है, इनडायरेक्ट कहूं या इनवर्स कहूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझ रहे हैं ये डायरेक्ट प्रपोर्शन, डी और पी, इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। मैंने आपसे कहा कि एक पेंसिल की कीमत है 5 रुपए, एक पेंसिल की कीमत है 5 रुपए, ठीक। ओके, अब अगर आपसे बोलूं कि बताइए 4 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो नॉर्मल सी बात है, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो नॉर्मल सी बात है 4 से इसको इंटू करना है, 20 रुपए। अब आप एक चीज देखेंगे, यहां पेंसिल की क्वांटिटी कितनी थी 1, और यहां कितनी है 4, मैंने यहां पेंसिल की क्वांटिटी बढ़ाई है, ठीक है, तो यहां देखिए प्राइस भी बढ़ गई है। पहले देखिए पेंसिल 1 थी 4 हो गई, इंक्रीज हुआ, इधर भी क्या हुआ है इंक्रीज हुआ। ओके, यहां 5 रुपए में आ रही थी पहले एक पेंसिल, अब ये 4 पेंसिल कितने की आ रही है 20 रुपए की, यहां रुपए में भी इंक्रीज हुआ। तो देखिए अगर बेटा क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो और रुपीज में भी इंक्रीज हो तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। कहने का मतलब यह है दोनों ही साइड इंक्रीज होना चाहिए। अगर इधर हम क्वांटिटी बढ़ाएं तो उधर पैसे की कीमत बढ़ जाए, दोनों केस में इंक्रीज हुआ तो ये होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर हम क्वांटिटी को कम करें और पैसे भी कम हो जाएं तो भी वो होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। कहने का मतलब यह है डायरेक्ट प्रपोर्शन वो होता है जिसमें ही दोनों केस में बढ़े बढ़े या फिर जिसमें ही दोनों केस में घटे घटे, ठीक है ना, वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। मतलब इंक्रीज इंक्रीज ही हो या फिर डिक्रीज और डिक्रीज ही हो, ठीक है। मैंने इंक्रीज का एग्जांपल दे दिया है आपको, है ना। ओके, अब एक डिक्रीज का भी एग्जांपल मैं समझा देता हूं आपको, और एग्जांपल यही लेंगे पेंसिल वाला। अभी मैंने आपसे, अब मैं कहता हूं कि 4 पेंसिल की कीमत कितनी है 20 रुपए, और मैं कह रहा हूं कि बताओ एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो आपको पता है कि इस 4 से 20 को डिवाइड करना होगा और आ गया 5 रुपए। अब आप देखिए यहां क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, 4 से 1 क्वांटिटी क्या हो रही है कम हो रही है, कम मतलब माइनस, ओके। और यहां रुपए में भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्वांटिटी भी घट रही है और पैसे भी घट रहे हैं, तो ये भी क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, नोट कर लीजिएगा। अब बस जानने पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है, कि इसे क्या कहते हैं। ये अब हम बात करते हैं इनवर्स प्रपोर्शन की, जिसे हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट प्रपोर्शन वो होता है जिसमें दोनों केस में इंक्रीज हो या फिर दोनों केस में डिक्रीज हो, ठीक है। अब इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन उससे कुछ अलग होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम इधर साइड की चीज बढ़ाएं तो इधर साइड की चीज घट जाए, ठीक है, ऐसा केस होना चाहिए। या फिर मान लो इधर की अगर घटाएं तो उधर की बढ़ जाए, ठीक है ना। मतलब इसमें एक इंक्रीज होना चाहिए एक डिक्रीज, या फिर एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। अब एक सोचने वाली बात है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी, सॉरी यहां MA होगा, ठीक है, यहां 4 आदमी थे इसलिए MEN लिखा है मैंने, थोड़ा सा ग्रामर भी जान लेते हैं। और यहां एक आदमी की बात कर रहा है इसलिए मैंने A लिखा है, ठीक है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि 4 आदमी 12 दिन में काम करते हैं और एक आदमी कितने दिन में करेंगे। तो मैंने यूनिटरी मेथड में आपको बताया है, ओके। तो जो बच्चे यूनिटरी मेथड की क्लास नहीं देखे वो देख ले, उनका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
और मैं यहां बता देता हूं, जब एक आदमी 12 दिन में, सॉरी, 4 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं एक आदमी कितने दिन में करेगा, 48 डेज में करेगा। आप ये मत सोचना कि इस 4 से इसको डिवाइड करोगे, क्यों, इंटू क्यों किया है हमने। देखिए, जब आदमी 4 थे तो 12 दिन लग रहे थे, जब 4 आदमी थे तो 12 दिन लग रहे थे। अब जब आदमी कम हो गए, अब कितने आदमी हो गए, 1 आदमी, तो नॉर्मल सी बात है ज्यादा दिन लगेगा। मान लो मैं कह रहा हूं 100 लड्डू बनाने हैं, 100 लड्डू बनाने हैं, ठीक है, 100 लड्डू बनाने हैं। जब 4 आदमी मिलके बना रहे थे तो 12 दिन लग रहे थे, क्योंकि लड्डू बनाने वाले 4 आदमी थे। ओके, अब जब लड्डू बनाने वाला सिर्फ 1 आदमी है तो नॉर्मल सी बात है उसको 12 से तो ज्यादा ही दिन लगेगा ना, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इस 4 का इंटू इसमें कर देंगे, आ जाएगा 48 डेज। अब देखिए यहां मैन कितने हुए हैं, कम हुए हैं, 4 से 1 हो गए, मैन क्या हुए, कम हुए, लेकिन यहां डेज क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए, मतलब यहां डिक्रीज हो रहा है, देखिए, और यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, अब और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तो ये खत्म हो जाता है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन। अब क्वेश्चंस बाकी हैं इसके, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द रेशो (25:5) इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, सॉल्व करिए। इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, देखते हैं क्या करना है। देखिए पहला क्वेश्चन लिख रहा है राइट द रेशो, रेशो लिखना है 25:5 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए रेशो तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो कौन सा रेशो लिखना है, ये जो रेशो लिखा है बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए 25:5 लिखा है, ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं 25:5 लिखा है ना, हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं 25/5, ठीक है, जरूरत पड़े तो, और जरूरत पड़े तो हम इसे जो ये फ्रैक्शन में लिखा है इसे वापस लिख सकते हैं रेशो में, ठीक है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, इससे ये कर लें चाहे इससे ये कर लें, जरूरत के अनुसार। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है। जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तभी तो डिवाइड करेंगे ना, तभी तो काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 5 1 5, 5 5 25, कितना बचा 5/1। अब हम इसे लिख सकते हैं 5:1। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा देखिए क्या है 24:44, इसे हम लिख सकते हैं 24/44। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से कट रहा है, कितना आया 6/11। अब इसे लिख सकते हैं 6:11। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Write the ratio between 3 months to
ए ईयर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सॉल्व करिए इसे, ठीक है ना। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है राइट द रेशो, रेशो लिखना है बिटवीन 3 months टू ए ईयर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें यहां फोकस करना है आपको, 3 months टू ए ईयर, ये क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ 3 महीने की बात हो रही है और ये ए ईयर का मतलब है 1 साल, मतलब 3 महीना दिया है और 1 साल दिया है, इसका हमें रेशो लिखना है। हम नहीं लिख सकते बेटा। एक चीज और नोट करिए अपने माइंड में कि रेशो निकालने के लिए सेम चीजें पता होनी चाहिए। सेम चीजें मतलब जब मैंने शुरुआत में आपको बताया रेशो, तो राम और श्याम का वो एग्जाम्पल लिया, उसमें बताया था कि राम के पास 24 रुपए हैं, श्याम के पास जितने भी रुपए थे याद नहीं मुझे। तो दोनों के पास रुपए में ही अमाउंट था, ऐसा नहीं था कि एक के पास रुपए हैं और एक के पास पैसे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां पे अगर एक मंथ में है तो दूसरा भी मंथ में होना चाहिए, ठीक है, या फिर एक ईयर में है तो दूसरा भी ईयर में होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है 3 month और 1 ईयर, ए ईयर का मतलब है 1 ईयर, ठीक है। अब यहाँ मंथ है और यहाँ ईयर है, तो हम चाहे तो दोनों को मंथ में बदल लें या चाहे तो दोनों को ईयर में बदल लें, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है तो बस वो क्या करेगा 3/1 ये 3:1 लिख दिया आंसर। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तरीका भी सही नहीं है और आंसर भी सही नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखिए सबको पता है 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 मंथ लिखे हैं पहले से, 1 साल की बात हो रही तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, सीधे आप 12 मंथ लिख दीजिए। अब करिए सॉल्व, कोई नहीं रोकेगा आपको। 3 ऊपर 12 नीचे, सिंप्लीफाई करिए। देखिए 3 1 = 3, 3 4 = 12, 1/4 आया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 1:4 लिख सकते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए 3 मंथ है और 3 ईयर कर दिया मैंने, ठीक। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, करिए और बताइए क्या होगा। आप भी करिए, हम भी करते हैं। देखिए यहां हमारे पास क्या था 1 साल, तो पता है 12 महीने होते हैं, मैंने डायरेक्ट रख दिया। अब यहाँ 3 साल है ना बेटा, 3 साल 3 ईयर। देखिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 साल में कितने होते हैं, तो 3 × 12 करना पड़ेगा ना, इसलिए आया 36 मंथ। फिर मैंने सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Find ratio between 1/2 1 day। इसको सॉल्व करना है। फाइंड रेशियो बिटवीन 1/2 1 डे, ठीक है। देखिए यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, 1 ओवर और 1 डे, दोनों ही वैल्यू अगर हमें ओवर में मिल जाती
या दोनों ही वैल्यू हमें डेज में मिल जाती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक, देखिए पहले लिख लेते हैं 1 आवर और 1 डे, है ना, और यहाँ पे 2 ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा मैं मार्कर चेक कर लूं। थोड़ा ठीक है। ओके, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने दिन, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक आवर में कितने दिन होते हैं ये बात कर लें, या फिर एक दिन में कितने आवर होते हैं ये बात कर लें। तो अच्छा तो यही है कि हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। तो यहां 1 आवर तो लिखा है, 1 डे की जगह आप लिख लो 24 आवर। ठीक है, तो बस अब रेशो में लिखना है 1/24। ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, तो आंसर आ गया 1/24। बेटा मैं आपको ये समझा रहा हूं इसलिए मैं इतना ये लिख रहा हूं, वरना ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं ये ऐसे क्वेश्चंस है कि आप देख के आंसर बता सकते हैं। कैसे? 1 आवर है यहाँ पे और 1 डे है। आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ओवर और ओवर मिल गया आपको ना, आप सीधे लिखो 1/24। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन करते हैं। Find the value of 2/3 इक्वल 4/x। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। 2/3 इक्वल 4/x। इसे कैसे सॉल्व करना है देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 2/3 को 2/3 इक्वल 4/x को लिख सकते हैं 4/x। अब क्या है, ओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है इसमें हमें। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। तो देखिए 2 इंटू एक्स इक्वल 4 इंटू 3। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को अकेले करना होगा। ठीक है ना, तो x को अकेले करने के लिए इस 2 को भगाना होगा। ठीक है, और भगाएंगे किधर, इक्वल के इधर साइड। ठीक है, देखिए कैसे भगाते हैं, x इक्वल 4 इंटू 3 ऐसे ही रहेगा। देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 2 ना, बस ये 2 ही हमारी टेंशन है। ठीक है ना, इसको हम नहीं खिलाएंगे अपने साथ। ठीक है ना, इसको हम गेम से बाहर कर देंगे, अपनी टीम में नहीं रखेंगे। तो टीम से बाहर करने के लिए क्या करना होगा, इसको इधर सामने वाली टीम में देना होगा। ठीक है, तो और देखिए अब कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। बेटा जब इक्वल के इधर कोई वैल्यू इनटू में होती है, जब इक्वल के इधर या इधर के कहीं भी, जब इक्वल के इधर से हम कोई वैल्यू उधर भेजते हैं तो होता क्या है, अगर वो इनटू में है तो वो डिवाइड में जाएगी। ओके, और मान लो यहां कोई वैल्यू डिवाइड में होती तो वो इनटू में चली जाती। ठीक है, देखो इंटू 2 है ना, ये इंटू में वैल्यू है ना, इसलिए डिवाइड में गई। ठीक है, तो इंटू की वैल्यू डिवाइड में गई, आपने देख लिया। अब डिवाइड की वैल्यू इंटू में कैसे जाती है वो भी देख लो। मान लो लिखा है x/2 इक्वल 4। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू इक्वल के इधर डिवाइड में है 2, ये इधर इंटू में चली जाएगी। बस यही बता रहा था, इसका काम नहीं है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये 6 आ गया आपका आंसर। चलिए एक और ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, जैसा मैंने अभी दिया है। 12/15 इक्वल 3/x। ठीक है, तो ये तो आपसे बन जाएगा, जल्दी सॉल्व करिए और आंसर बताइए। 7 भी दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं, बाकी पैटर्न यही है। 8/12 इक्वल 14/x। दोनों में ही हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं, इसको क्या करेंगे, ये लिखेंगे और ये
अब डायरेक्ट सॉल्व करिए बेटा। 12 इंटू एक्स इक्वल 3 इंटू 15, ये हमारा x की वैल्यू चाहिए है, तो इस 12 को क्या करेंगे, इधर फेंक देंगे उठाकर। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या बचा 15/4। क्यों, क्योंकि 15 1 जा 15 और 4 बचा है नीचे, तो आंसर आया 15/4। ओके, अगर राइट में लिखना हो तो क्या करेंगे, ये है ना, 4 3 जा 12, 12 3 15/4। आई होप क्लियर होगा, है ना। और इसको देखते हैं, तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 8 इंटू एक्स इक्वल 12 इंटू 14, एक्स की वैल्यू चाहिए है, तो 12 इंटू 14, ये 8 नीचे आ गया, काटते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, एक्स इक्वल आ गया 21। आई होप 7 क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ, ठीक है ना। तो बस एक काम करते हैं कि अब रिलैक्स लेते हैं, आज के लिए इतना ही रख रहा हूं बेटा आपके लिए। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, और ये पूरे 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। इसका पार्ट 2 भी मैं कल अपलोड करूंगा, उसमें हम आगे वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे।